हेलो बच्चों, जैसा कि आप सभी बोर्ड पे देख पा रहे हैं, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हमें टॉपिक्स देख लेने हैं, कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो मैंने वो टॉपिक्स के नाम लिख लिए हैं, आपको मैं उनको समझा देता हूँ एक बार। सबसे पहले देखिए, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। सबसे पहला टॉपिक, बेसिक चीज़ हमें पता होनी चाहिए, त्रिकोणमिति होती क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में, क्योंकि इस त्रिकोणमिति के अंदर समकोण त्रिभुज की बहुत महत्ता है। इसके बाद समकोण त्रिभुज पढ़ने के बाद हमें पाइथागोरस प्रमेय पढ़नी होगी। पाइथागोरस प्रमेय किस तरीके से लागू की जाती है समकोण त्रिभुज में, वो पढ़ेंगे। इसके बाद हम त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ेंगे, जो ये चैप्टर है जिसके 6 अनुपात हैं। ये भी पढ़ेंगे कि वो 6 ही क्यों हैं, 4 क्यों नहीं है, 5 क्यों नहीं है, 7 क्यों नहीं है, 6 ही क्यों होते हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सारणी, जो टेबल बनाई जाती है उसको बहुत ही सरल अंदाज में हम पढ़ेंगे। किस तरीके से हमें उसको रटना नहीं है, हमें उसको समझ के करना है। और इतनी आसान टेबल तरीका मैं बताऊंगा आपको, वो बहुत आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा, याद हो जाएगी बहुत जल्दी से। इसके बाद त्रिकोणमिति के सूत्र, जितने भी त्रिकोणमिति के अनुपात हैं उनमें कुछ ना कुछ संबंध हैं, उनके कुछ ना कुछ सूत्र हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक एक करके हम इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। इसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, जो हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनके बीच में आपस में क्या क्या संबंध हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद पूरक कोणों में त्रिकोणमितीय अनुपात, इसका मतलब होता है, देखिए पूरक कोण क्या होते हैं, सबसे पहले ये देखना है हमें। पूरक कोण ऐसे कोण जिनका योग कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, उनको क्या कहते हैं, हम पूरक कोण कहते हैं। जैसे अगर मैं कर दूँ 45, इसका मतलब इस 45 का पूरक कोण क्या होगा, ये दूसरा कोण। इस 45 का पूरक कोण ये होगा। जैसे 50 और 40, ठीक है। इस 50 का पूरक कोण कौन है, 40, और 40 का पूरक कोण कौन है, 50। तो ये जोड़े में होते हैं, इसी को हम पूरक कोण कहते हैं। तो पूरक कोण में त्रिकोणमितीय अनुपात में किस तरीके से कुछ फार्मूलाज होते हैं, उनको किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, वो सब हम देखेंगे। और अंत में हम करेंगे प्रश्नावली। टॉपिक वाइज हम प्रश्नावली भी करते रहेंगे और धीरे धीरे हम सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। इस चैप्टर को हम बहुत आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझने की बात करते हैं, मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। जो चैप्टर का नाम है उसका मीनिंग अगर हमें समझ में आ गया तो हम चैप्टर को इजीली कवर कर सकते हैं। यहाँ से हम इसका एक बार इसको तोड़ के देखिए क्या लिखा, त्रि प्लस कोण प्लस मिति, अर्थात त्रि का मतलब हो जाएगा बेटा 3, कोण का मतलब आपको पता ही होगा, कोण का मतलब कोण होता है, और मिति का मतलब होता है माप। इसको हम दूसरे अंदाज में कह सकते हैं कि 3 कोण वाली आकृति, 3 कोण वाली आकृति, ठीक है बेटा। 3 कोण वाली आकृति का मतलब आप मुझे खुद बताइए, 3 कोण वाली आकृति कौन सी होती है, आपको सभी को पता होगा, वो त्रिभुज होती है। और त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं, ठीक है। धीरे धीरे समझते रहिए चीज़ों को। अब हम इसकी बात करते हैं। अच्छा, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और 3 ही कोण होते हैं। तो अगर हम इसकी परिभाषा देखें, त्रिकोणमिति की परिभाषा देखते हैं, तो इसको हम कहेंगे कि गणित की वह शाखा है जिसमें क्या होता है,
त्रिभुज की तीनों भुजाओं और तीनों कोणों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति गणित की एक ऐसी शाखा है जिसमें त्रिभुज के तीनों भुजाओं और तीनों कोणों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात उन तीनों कोणों और तीनों भुजाओं के बीच में जो संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है। बेटा समझ में आया? तीनों कोणों और तीनों भुजाओं के बीच में जो संबंध बनते हैं उनके बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं। बेटा आगे बढ़ते हैं। जैसा हम जानते हैं कि त्रिभुज तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे समबाहु जिसमें सारी भुजाएं बराबर होती हैं, दूसरा विषमबाहु जिसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है, ठीक है। तीसरा हम पढ़ लेते हैं समद्विबाहु जिसमें कोई दो भुजा बराबर होती हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, जो कि त्रिकोणमिति का आधार है, वो है समकोण त्रिभुज। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है यही डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। इसको समझने की कोशिश करना बेटा बहुत अच्छे से। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की परिभाषा लिखने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ। समकोण त्रिभुज के अंदर एक 90 डिग्री का कोण होता है, क्योंकि समकोण का मतलब खुद एक 90 डिग्री होता है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, और समकोण त्रिभुज का मतलब उसके अंदर एक 90 डिग्री का कोण होना अवश्य है। तो इसकी परिभाषा बन जाती है कि जिस त्रिभुज में, लिख देता हूँ मैं, जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो, उसको क्या कहते हैं हम? समकोण त्रिभुज कहते हैं। लेकिन बाकी दो कोण भी तो होंगे, जैसे हम बना लेते हैं इस तरीके से समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है बेटा। ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया, और ये हमारा कितने डिग्री का कोण होगा? 90 डिग्री का। लेकिन त्रिभुज के अंदर तीन कोण होते हैं, एक कोण ये रहा और एक कोण ये रहा, दो कोण ये है और एक 90 डिग्री का है। तो अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा बताइए, सभी कोणों का जोड़ कितना होता है? सभी कोणों का योग कितना होता है? वो होगा 180 डिग्री। त्रिभुज के अंदर तीन कोण होते हैं और तीनों का योग कितना होगा? 180। अब एक बात बताइए, एक कोण तो हमारा 90 डिग्री हो गया, बाकी दो कोणों का योग जो यहाँ पर है और यहाँ पर है, दोनों का योग कितना बचा? 90 डिग्री। समझना इसको ध्यान से, कितना बचा? 90 डिग्री। इसका मतलब ये कोण और ये वाला कोण, इन दोनों को मिलाएंगे तब क्या बनेगा? 90 डिग्री। क्या ये 90 डिग्री हो सकता है? नहीं बेटा, क्योंकि अगर ये 90 हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब 90 के दो कोण और तीसरा 0 हो गया, तो यहाँ पर कोई कोण नहीं है। इसका मतलब ये तीन कोण नहीं बचेंगे, इसमें कितने बचेंगे फिर? दो कोण। और अगर दो कोण बचते हैं तो फिर ये त्रिभुज नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों के दोनों 90 से कम होंगे। मान सकते हैं हम, जैसे ये 50 है तो ये 40 हो सकता है, मान सकते हैं ये 30 है तो ये 60 हो सकता है। इसका मतलब दोनों कोण कैसे होंगे? 90 से कम होंगे। इसका मतलब अगर हम लिख दे A, यहाँ पर लिख दे B और यहाँ पर लिख दे C, इसका मतलब हो जाता है बेटा B कोण B कितना होगा? 90 डिग्री होगा।
कोण ए हमेशा छोटा होगा किससे, 90 डिग्री से, और कोण सी भी हमेशा छोटा होगा 90 डिग्री से। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का उसको क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज, और बाकी दो कोण न्यून कोण होते हैं, न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, ऐसा कोण जैसे कोण ए और कोण सी, ऐसा कोण जो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। ये भी 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। समझ में आया समकोण किसको कहते हैं। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। जैसे हमें पता है कि त्रिभुज के अंदर जो समकोण त्रिभुज है उसके अंदर 3 भुजाएं होती हैं, तो उनके कुछ नाम होते हैं। त्रिकोणमिति के अंदर कुछ नाम रखे गए हैं, उन तीनों नामों के बारे में हम पढ़ते हैं। कौन सी भुजा का नाम क्या है वो हम पहचानना सीखते हैं। बेटा ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि त्रिकोणमितिक अनुपात जब हम पढ़ेंगे उसमें ये तीनों भुजाएं पहचाननी आनी चाहिए, तभी हमारा आंसर सही निकलेगा। तो इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से ध्यान से देखना, ठीक है। जैसे एक भुजा का नाम होता है कर्ण, दूसरी को हम बोल देते आधार, और तीसरी को हम बोलते लंब। बेटा जैसे दिख रहा है, कर्ण को हम इंग्लिश में के कह देते हैं, आधार को ए कह देते हैं, और लंब को एल कह देते हैं। तो सबसे पहले हम इनको पहचानना सीखते हैं। बेटा ध्यान दीजिएगा, ये एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज हो गया ये। इसमें यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री का कोण। जब हम अनुपात पढ़ेंगे तो उसके अंदर जैसे हम साइन थीटा पढ़ेंगे, कोस थीटा पढ़ेंगे, तो बेटा किसी भी अनुपात का जब तक उसके अंदर थीटा नहीं है, कोई कोण नहीं है, तो उसका कोई महत्व नहीं है। तो कोण हमें लेना पड़ता है। जैसे मान लेते हैं हम इस कोण को हमने माना थीटा लिया है, ठीक है। समझने की कोशिश करना। देखो बेटा, कर्ण होती है सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा। त्रिभुज के अंदर जो भी सबसे बड़ी भुजा होगी उसको क्या नाम देंगे हम, कर्ण, ठीक है। उसको हम के लिख देंगे फिर, ठीक है। इसमें आपको पहचानना है। अच्छा बताइए, एक शॉर्ट में मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए जैसे हमारे पास ये कोण है, ये 40 डिग्री का कोण है। जैसे हमारे पास ये 50 डिग्री का कोण है, हमारे पास ये 80 डिग्री का कोण है। तो मुझे बताइए, जो ये 40 डिग्री का कोण है, इसके सामने जो भुजा है वो 50 वाले के सामने जो भुजा है वो, और 80 के सामने वाली जो भुजा है वो सबसे बड़ी आपको कौन सी लग रही है। देखिए 40 वाला है, ये छोटी महसूस हो रही है, ये 50 वाला है, ये इससे बड़ी, और 80 वाले की और बड़ी। इसका मतलब जितना बड़ा कोण, जितना बड़ा कोण, उसके सामने वाली भुजा कौन सी, सामने वाली भुजा भी बड़ी, ठीक है। अब मुझे बताइए, इस त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ा कोण कौन सा होता है। देखो ये तो दोनों न्यून कोण होते हैं बेटा, ये तो 90 से छोटे होते हैं। सबसे बड़ा कोण होगा 90 डिग्री। तो बेटा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो ये है, ये वाली भुजा दिख रही होगी आपको, ये वाली भुजा। इसका नाम हम क्या रखते हैं, कर्ण। इसका नाम क्या रखते हैं, कर्ण, जिसको हम के से लिखते हैं। तो कर्ण की जो परिभाषा हो जाती है, तो सबसे बड़ी भुजा एक समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा
क्या होती हैं? कर्ण होती हैं। ठीक है, कर्ण का हमें पता चल गया क्या होती है। 90 डिग्री के सामने वाली सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण। ये आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही आप 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण देखोगे, उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। अब कन्फ्यूज़न जो होता है, दिक्कत जो होती है, आधार पहचानने और लंब को पहचानने में होती है। बेटा ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखना है आपको। जैसे यहाँ पर देखिए आप, अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मान लीजिए एक आदमी है, ठीक है, इस तरीके से, और ये नीचे फर्श है। ये नीचे क्या है? फर्श है। तो बेटा अब मुझे बताइए आप, इस आदमी के पैर इस फर्श के ऊपर है, ठीक है, और यहाँ पर कोई खंभा खड़ा हुआ है इस तरीके से 90 डिग्री पे। तो इस आदमी के लिए, ये आदमी जिस चीज़ से चिपका हुआ है वो इसका क्या होगा? आधार। ध्यान से समझना, जिस चीज़ से चिपकेगा वो क्या होगा? इसका आधार। और बेटा जो इसके सामने खड़ा हुआ है वो इसके लिए क्या होगा? लंब। वो इसके लिए क्या होगा? लंब। जिस तरीके से हमने आधार और लंब यहाँ पर डिसाइड करे हैं, पता किया है, ये एक आदमी के लिए है, लेकिन त्रिभुज के अंदर ऐसे ही हमें थीटा मानना पड़ेगा। ठीक है, जो भी दो न्यून कोण होते हैं उसमें से एक कोण हमें लेना पड़ेगा। सबसे पहले जैसे ये 90 डिग्री है, और दूसरा त्रिभुज भी बना लेते हैं ताकि कंपेयर किया जा सके। ठीक है, ये त्रिभुज दोनों के दोनों सेम हैं, ए बी और यहाँ पर सी, और ये भी ए बी और सी। यहाँ पर 90 डिग्री कोण। दोनों में हमें सिर्फ एक चीज़ ध्यान देनी है, इसमें हमने कोण एक को थीटा मान लिया, और यहाँ पर हमने कोण सी को थीटा मान लिया। अब चेंज हो जाएंगे हमारे आधार और लंब। किसके आधार पे होंगे? इस थीटा के आधार पे हमें पता लगाना है कौन आधार है और कौन लंब है। तो बेटा ध्यान से देखना है, इसमें 90 डिग्री का कोण यहाँ पर है पहले त्रिभुज में, तो इसके सामने वाली भुजा का नाम क्या होगा? कर्ण। क्या नाम होगा? कर्ण। तो यहाँ से हमें पता चलता है AC बराबर क्या हो जाएगी? कर्ण, जिसको हम क्या लिखेंगे? K। ठीक है बेटा, अब आइए दूसरे त्रिभुज में चलते हैं। ये 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण। तो यहाँ पर दूसरे त्रिभुज में भी AC बराबर क्या हो जाएगी? कर्ण, जिसको हम क्या लिखेंगे? K। अब मेन चीज़ आती है आधार और लंब को समझने के लिए। तो बेटा ध्यान देना, आधार और लंब किसके थ्रू पता चलेंगे? थीटा के हिसाब से पता चलेंगे। अब देखिए, ये थीटा कौन कौन सी भुजाओं से चिपका हुआ है? बेटा ध्यान देना, जैसे यहाँ पर चिपका था ना, इसी तरीके से ध्यान देंगे। ये थीटा पहले त्रिभुज में, ये वाला थीटा एक तो AB भुजा से चिपका हुआ है और दूसरा AC भुजा से चिपका हुआ है। अब बेटा AC भुजा का नाम हमने पहले से ही रख दिया कर्ण, तो दूसरी कौन सी भुजा है? AB, जिससे थीटा चिपका हुआ है। इसका मतलब AB जिससे थीटा चिपका हुआ है वो क्या हो जाएगी? आधार। क्या हो जाएगी? आधार, जिसको हम क्या लिखेंगे? A। ठीक है बेटा, अब देखिए, मैंने अभी बताया था आपको, यहाँ पर इस आदमी, ये आदमी जो है जिससे चिपका हुआ है वो इसका क्या होगा? आधार, और जो इसके सामने होगी वो क्या होगी? लंब, मतलब खड़ा हुआ। ठीक है, तो जो थीटा है इसके सामने भुजा कौन सी है बेटा? BC। तो BC क्या हो जाएगी इसके लिए? लंब। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम BC बराबर लंब। BC बराबर लंब, इसका मतलब L। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे वाले त्रिभुज में। ध्यान दो, अब C पर थीटा है, जो न्यून कोण है वो कौन सा लिया हमने? C, मतलब थीटा। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, जो थीटा कोण है ये कौन कौन सी भुजाओं से चिपका हुआ है? बेटा AC से चिपका हुआ है और BC से चिपका हुआ है, इन्हीं से तो चिपका हुआ है। तो यहाँ पर क्या ध्यान देना,
AC का नाम हम पहले से रख चुके हैं जो क्या है कर्ण। अब बची कौन सी भुजा BC, तो बेटा यहाँ पर BC क्या हो जाएगी आधार, BC क्या हो जाएगी आधार मतलब A। अब ध्यान दो ये थीटा, इसके सामने भुजा कौन सी खड़ी हुई है AB, तो बेटा AB क्या हो जाएगी लंब, AB बराबर क्या हो जाएगी लंब। तो यहाँ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, जो हमारी कर्ण होती है वो थीटा के ऊपर हम कौन सा न्यून कोण ले रहे हैं उसके ऊपर निर्भर नहीं होती है। लेकिन अगर हम थीटा को बदल देते हैं तो देखो यहाँ पे AB आधार है, यहाँ पर AB लंब है, यहाँ पर BC लंब है, यहाँ पर BC आधार है। इसका मतलब न्यून कोण को बदलने पर आधार और लंब पर फर्क पड़ता है, आधार और लंब भी बदल जाते हैं, कर्ण के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आई बेटा। सबसे पहला पॉइंट है इन तीनों का पता करना। जिस तरीके से इसको K हो गया, ये क्या बन गई अब आधार, और ये क्या हुई आपकी ये यहाँ पर हो जाएगी लंब। अब इसी में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। हमें कोई भी दो भुजा दी होगी और तीसरी निकालनी है, उसी के लिए पाइथागोरस प्रमेय का हम यूज़ करेंगे। किस तरीके से लागू करेंगे उसको आगे पढ़ते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होगा कि पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में लगती है, समकोण त्रिभुज में लगती है। इसके अंदर क्या होता है कि समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, कोई भी दो भुजा दी होगी आपको और थर्ड वाली निकालनी है, तीसरे वाली भुजा को निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है हमारे पास, बना लेते हैं, ये समकोण त्रिभुज हुआ। समकोण त्रिभुज में जैसे एक भुजा सबसे बड़ी होती है, दो भुजाएं छोटी होती हैं, तो उदाहरण से हम पाइथागोरस प्रमेय को लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए मान लीजिए तीन भाई हैं, एक 9 साल का है, एक 6 साल का है और एक 3 साल का है, और 20 रुपये हैं उसके पास, तो इनको वो बांटेगा। बड़े वाले ने क्या किया, 10 रुपये तो अपने पास रख लिए, बाकी 5-5 दोनों छोटे वालों को दे दिया। तो यहाँ से गणित में एक चीज़ देखेंगे, ऑपरेशन जब हम लगाएंगे इसमें, तो यहाँ पर अगर हम देखें इधर 10 और इधर 5 और 5, अगर मैं 5 और 5 को जोड़ दूँ तो ये किसके बराबर हो जाएंगे, 10 के बराबर हो जाएंगे। मतलब बड़े वाला एक तरफ और बाकी दो छोटे एक तरफ। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखेंगे अभी हम इसमें क्या किया जाता है। ये भुजा ये A हो गया, ये B और ये C। ये AC भुजा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी, बाकी दोनों इससे छोटी होगी। तो सबसे बड़ी भुजा को एक तरफ लिख लेंगे AC। ठीक है, अब बाकी दो भुजा कौन कौन है, AB और BC। तो देखो दोनों छोटी हैं तो इनको तो जोड़ देंगे और ये एक तरफ बराबर, और क्या कर देंगे लास्ट में इन सब का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर कर, ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है। अब अगर हमें कर्ण, आधार और लंब के रूप में इसको लिखना है तो बताइए सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण, और बाकी दो भुजाएं एक आधार होगी एक लंब होगी। वो किसके ऊपर निर्भर होगी, वो थीटा के ऊपर। वो थीटा यहाँ A पर है या थीटा यहाँ पर C पर है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, कर्ण। कर्ण का क्या करेंगे, स्क्वायर, बराबर होगी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो बेटा अब हम इसकी परिभाषा बनाने की कोशिश करेंगे पाइथागोरस प्रमेय की। तो पाइथागोरस प्रमेय की परिभाषा इस तरीके से बनेगी कि ये सबसे बड़ी भुजा है, उसका स्क्वायर हुआ है, इसके बाद वो किसके बराबर होगी, दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी परिभाषा क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज में
सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है बेटा वर्ग, सॉरी वर्ग, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर मतलब वर्ग किसके बराबर होगा, बाकी दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा, ठीक है। यही इसकी परिभाषा हो जाएगी। तो पाइथागोरस प्रमेय को एक बार और समझते हैं। समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसका अगर हम स्क्वायर कर दें और बाकी दो भुजाओं का स्क्वायर करके उनको जोड़ दें तो दोनों तरफ बराबर आएंगे। जिस तरीके से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा, जैसे हमें क्या करना होता है इसमें कि हमें कोई भी दो भुजा दी होगी और तीसरी निकालनी होगी। जैसे हम उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं, जैसे ये हमारे पास त्रिभुज है, एक भुजा इन्होंने 5 दे दी और एक भुजा इन्होंने 4 दे दी। ये है ए, बी और सी, ये हमें तीसरे वाली निकालनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय लिखो इसके लिए। सबसे बड़ी भुजा ए सी का स्क्वायर बराबर बाकी दो भुजाओं का स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब ए सी कितना है बेटा ये बताओ मुझे। ए सी हमारा 5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। बी सी को हमें तो निकालना है ना, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 बराबर 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 प्लस बी सी स्क्वायर। 16 इधर आके घट जाएगा तो बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 माइनस 16 बराबर 9। बेटा बी सी स्क्वायर कितना आया 9, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 9, जो कि होगा बी सी बराबर प्लस माइनस 3। तो बेटा प्लस माइनस 3, बी सी के दो मान आ गए, एक तो प्लस 3 और एक माइनस 3। मतलब बी सी के कितने मान आए, एक तो आया प्लस 3 और दूसरा क्या है माइनस 3। अब एक बात बताइए, त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर ये भुजाएं है ना, इसका मतलब ये दूरी है, तो दूरी हमेशा प्लस वाली ली जाती है, माइनस वाली नहीं ली जाती, इसीलिए माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा। ये एक उदाहरण ले लेते हैं किस तरीके से पाइथागोरस प्रमेय को हम त्रिकोणमिति का अनुपात निकालने के लिए प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। किस तरीके से दो हमें भुजा दी होगी, तीसरे वाली निकाल के हम किस तरीके से त्रिकोणमिति के अनुपात में उसको इस्तेमाल में लेंगे, ठीक है बेटा। चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज है हमारे पास, समकोण त्रिभुज हमने ले लिया, उसमें एक 90 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। अब हमारे पास ये हमने ले लिया 110, ये हमने ले लिया 7 और थीटा यहाँ पर मान लिया हमने, थीटा है यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे बताइए ये क्या होगा, ये कर्ण होगी, ये साथ क्या होगा आधार होगा, और निकालना क्या है हमें लंब निकालना है, ठीक है बेटा। चलिए तो त्रिभुज के अंदर हमने क्या लगाई पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तो लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय क्या थी, के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। तो के कितना है रूट 110, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर ए कितना है 7 का स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो बेटा इसको देखिए, यहाँ पर स्क्वायर है और 110 के ऊपर रूट है, तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 110, 7 का स्क्वायर 49 प्लस एल
स्क्वायर। एल निकालना है तो एल स्क्वायर हो जाएगा 110 माइनस 49 जो आएगा 61, और बेटा एल कितना हो जाएगा √61। यहाँ से हमें तीनों चीज़ों को पता चल गया। के बराबर क्या होगा √110, ए बराबर क्या होगा 7, और एल बराबर हो जाएगा √61। अब ये तीनों यूज़ करके हम त्रिकोणमितिक अनुपात बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। इस तरह के कुछ उदाहरण आप लोग प्रैक्टिस करके देखना, और अगर ये आपसे अच्छे से आ गए तो त्रिकोणमितिक अनुपात बहुत आसान हो जाएगा आप सभी के लिए। ओके।